हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं आपके साथ अंजलि बालियान आपकी मास्टर सीरीज को शुरू करने जा रही हूँ। आज आपकी क्लास नंबर 5th है और मास्टर क्लास किस चीज की है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, DSSB प्रीवियस ईयर पेपर को हम बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके उनके क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, और वो भी चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन जितने भी पिछले ईयर्स में एग्जाम हुआ है 2013 से 22 तक, उन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ताकि आपको वो क्वेश्चन के साथ ही टॉपिक भी क्लियर हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। सो हियर इज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है डैश चूहों और कबूतरों के साथ बीएफ स्किनर द्वारा विस्तृत रूप से डिजाइन किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला का परिणाम है। भाई आप सभी को स्किनर वाली थ्योरी तो याद होगी। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। क्या नाम था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? RANT, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? हमारे स्किनर, BF स्किनर महोदय ने दी थी। वही इसमें पूछा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में इन ऑप्शन देखिए, संक्रिया अनुकूलन और शास्त्रीय अनुकूलन में से किसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलेंगे? भाई संक्रिय अनुकूलन को ही ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसलिए कहती हूँ कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा इसके नाम वगैरह आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्या होता था इस थ्योरी में इनकी? तो इन्होंने अपनी थ्योरी में चूहे और कबूतर इन दो पर प्रयोग किए थे। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, चूहे और कबूतर पर इन्होंने जो है प्रयोग किया था इसमें। ठीक है, और इसके बहुत सारे अलग अलग नाम भी है। सक्रिय थ्योरी है, अनुकूलन और रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं। RS थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है ना, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, इस प्रकार से भी इसको जाना जाता है। चलिए, तो फिर इसके अलावा एक और चीज याद रख लो आप कि BF स्किनर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लिखी थी जिसका नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर, IOUR, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये वाली बुक भी लिखी थी किसने? स्किनर ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से। यहाँ है आपके सामने, स्वायत्तता के संदर्भ में स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह क्या है? देखो ये बनाम शर्म, स्वायत्तता बनाम शर्म, ये आपको ध्यान आ जाता होगा तुरंत कि ये एरिक्सन की थ्योरी में इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई थी और उनके नाम है ये, है ना, प्रॉपरली। बिल्कुल, ऑटोनोमी वर्सेस शेम और डाउट, ये इसके बारे में बात की गई है कि ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि यह मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन की पहली अवस्था है। क्या ये बात ठीक है? पहली ही अवस्था है क्या एरिक्सन की? दूसरा ऑप्शन है, इसमें बच्चे स्वयं प्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से बता दो कौन सा सही है। तो देखिए, आपको अगर ध्यान हो, एरिक एरिक्सन की जो 8 स्टेजेस इन्होंने दी थी अपने साइको सोशल थ्योरी की, इन 8 स्टेज में इन्होंने कहा है कि पहली स्टेज है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। तो ये तो इसका मतलब नहीं है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वायत्तता बनाम शर्म यानी ऑटोनोमी वर्सेस सेम या डाउट, ये तो सेकंड स्टेज है। कौन सी है? सेकंड स्टेज है इस थ्योरी की। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरे में क्या बताया गया है कि बच्चे स्वयं प्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल सही बात कही है। जो स्वायत्तता बनाम शर्म है, इसमें बच्चे क्या है, स्वयं प्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच क्या कर लेते हैं, अपना एक बैलेंस बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये भी 2022 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतवादी बाकन के अनुसार किशोर अवस्था पूरी तरह से एक डैश है। ठीक है, बैकन के अनुसार एडोलेसेंस एज ए होल इज ए क्या है? राजनीतिक घटना है, दार्शनिक घटना है, सामाजिक घटना है या फिर सांस्कृतिक घटना है? जल्दी से बता दीजिए आप क्या समझते हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल, तो देखिए बैकन के अनुसार
जो किशोर अवस्था है ये पूरी तरह से एक सामाजिक घटना है। कैसी? सामाजिक घटना है। लेकिन वहीं अगर बात कर लेते कि कोहलर ने क्या बताया है, कोहलर ने किशोर अवस्था को क्या बताया, तो कोहलर ने बताया कि किशोर अवस्था एक ऐसा काल है जिसमें विशेषताएं पाई जाती है बहुत सारी, लिंग को लेकर के, है ना, सामाजिक और व्यावसायिक आदर्श को लेकर के। इसमें माता पिता के समायोजन पर भी जो है निर्भर रहता है हमारा जो किशोर अवस्था का पीरियड रहता है। इसी के अलावा एक और मनोवैज्ञानिक है स्टेनले होल। स्टेनले होल ने किशोर अवस्था के बारे में क्या बताया कि ये दबाव, तूफान और तनाव की और संघर्ष की अवस्था है ना। वहीं बाकन ने क्या बताया कि ये एक सामाजिक घटना है। क्या है? सामाजिक घटना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 44। यौवन की शुरुआत और प्रगति कई कारकों से प्रभावित होती है। कौन कौन से आपको बताना है? नहीं है। इनमें से कौन से वो कारक नहीं है जिनसे यौवन की शुरुआत और प्रगति कई कारक से प्रभावित होती है? ठीक है। पहला ऑप्शन है स्थायी बीमारी की उत्पत्ति। अगर किसी इंसान को कोई स्थायी बीमारी हो जाए तो क्या उससे जो है उसकी जो प्यूबर्टी है वो इन्फ्लुएंस्ड होगी, प्रभावित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो डेफिनेटली उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो है। ठीक है, हमें ढूंढना है कौन सा नहीं है। खुशहाल जीवन घटनाएं, तो क्या खुशहाल जीवन घटनाएं उस पर प्रभाव डालेंगी? नहीं डालेंगी। उससे तो उनका जो प्यूबर्टी है ना, वो बढ़ने से रुकेगी तो नहीं, है ना। तो इसका मतलब यही वो कारक है जो कि प्रभावित नहीं करता है और यही हमें ढूंढना था। बल्कि अगर पोषण और आहार में आप कुछ भी गड़बड़ी करेंगे, इधर उधर करेंगे तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ने वाला है ना। ऐसे ही सामाजिक आर्थिक जो उसकी अवस्था है उसका भी प्रभाव पड़ेगा कि अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर उसके खाने पीने वाली चीजें, है ना, पोषण वाली चीजों पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसके रहन सहन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए एक ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो कि प्रभावित नहीं करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी 2022 में ही पूछा गया है। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत में अवस्था 5, जो अवस्था 5 है, नैतिकता निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करती है? एक बार फटाफट से पहले मैं आपको कोहलबर्ग के बारे में याद दिला देती हूँ ताकि आगे क्वेश्चन को आप समझ पाओ। देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके बारे में यहाँ बात की गई है, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। इन्होंने इसमें किसके बारे में बात करी थी? डायलेमा के बारे में बात करी थी, दुविधा के बारे में बात करी थी। हिंज डायलेमा आपको याद भी होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने बताया कि इसमें 3 जो है लेवल होते हैं और उन 3 लेवल की अलग अलग क्या है, दो स्टेज है। पहले लेवल की 2, दूसरे लेवल की 2 स्टेज और तीसरे लेवल की 2 स्टेज। इन्होंने पूछा है 5वें वाली स्टेज के बारे में। तो इस हिसाब से आपको अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पूछा क्या है। 5वें स्टेज को ध्यान में रखकर अब आपको ऑप्शन देखने हैं और तब आंसर बताना है। ठीक है। नैतिक रूप से क्या सही है वह व्यक्तिगत अधिकारों सहित समाज द्वारा सहमत मूल्यों से निर्धारित होता है। कि व्यक्तिगत रूप से क्या सही है ये समाज द्वारा तय होता है, ये इसमें कहा गया है। अगला ऑप्शन भी देख लो। कानूनों को अब स्थिर नहीं बल्कि सापेक्ष के रूप में देखा जाता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब आपके अकॉर्डिंग? तो बिल्कुल यहाँ पर जब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 5वीं वाली स्टेज की, जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति अपने अलग सिद्धांत बनाता है और जरूरत पड़ने पर क्या कर सकता है, उन नियमों को बदल भी सकता है। तो इससे हमारा जो भी मैंने कहा, इससे हमारा दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कि कानून स्थिर नहीं है बल्कि सापेक्ष के रूप में उनको देखा जाता है। और पहला ऑप्शन इसलिए सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बात करी गई है कि जो भी हमारे मोरल राइट्स होते हैं वो सोसाइटी तो एग्री करती है उनके ऊपर, लेकिन उसमें इंडिविजुअल राइट्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। उसकी व्यक्तिगत सहमति भी उसमें इंक्लूड होनी जरूरी है। तो इसीलिए हमारे दोनों ही ऑप्शन हमारी 5वीं स्टेज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित है? कौन सा सही है? ऑप्शन ए पहला है, हम चाहते हैं कि हमारे छात्र ऐसे वयस्कों के रूप में विकसित हो जो जल्दी और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं।
तो ये भावनात्मक क्षेत्र है, यानी इमोशनल डोमेन है या अफेक्टिव डोमेन है, ये चाहना। अगला ऑप्शन दिया गया है, हम चाहते हैं कि हमारे छात्र स्पोर्ट्समैनशिप और टीम कार्य जैसे गुणों को प्रदर्शित करे। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र में होगा क्या, कि भाई संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या है कि बच्चे फटाफट से क्या कर सके, उसके अंदर वो क्वालिटीज आ सके स्पोर्ट्समैनशिप की, टीम वर्क की, है ना। तो क्या ये कोग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाएंगे ऐसे वाले गुण? तो हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, ये तो सही है। और भावनात्मक क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है कि बच्चे जो है वो वयस्कों की तरह उनका जो डिसीजन मेकिंग है, या फिर जो वो रिएक्ट करते हैं वो क्विक करें, है ना, जैसे कि बड़े करते हैं। तो ये उनके, अगर उनका भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा तभी तो वो डिसीजन ले पाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर उनके इमोशंस स्ट्रोंग है, उनका अफेक्टिव डोमेन अच्छे से डेवलप हुआ है, तो वो जल्दी रिएक्ट करेंगे और सही डिसीजन लेंगे। ठीक है, जल्दी प्रतिक्रिया देंगे और निर्णायक रूप से देंगे। तो ये यानी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन है हमारा सी, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके, 47 ये रहा आपके सामने। पूछा गया है किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, जिसको सबला नाम दिया गया है, इस योजना को क्या नाम दिया गया है, सबला, ने डैश से युक्त सेवाओं के पैकेज की पेशकश की है। ठीक है, किन से युक्त सेवाओं के की पेशकश इसमें की गई है? तो बात कर लेते हैं। ऑप्शन है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य व शिक्षा के रूप में, या और जीवन कौशल शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच। तो जो ये सबला योजना है, ठीक है, राजीव गांधी द्वारा चलाई गई ये योजना है सबला योजना, जो कि इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर शुरू की गई थी, ये 2010 में। ठीक है, 19 नवंबर 2010 में इस योजना को शुरू किया गया था, और इसे शुरुआती तौर पर ना 200 जिले में ही लागू किया था। तो इस योजना के अंदर जो किशोर या फिर आप कह लीजिए एडोलेसेंस की एज में होती है लड़कियां, खासकर लड़कियों के लिए ही ये योजना है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए, उनको शिक्षा मुहैया कराने के लिए, उनको जीवन कौशल से संबंधित शिक्षा देने के लिए, है ना, उनकी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए, उनके परिवार कल्याण के लिए, उनकी देखरेख के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत सारी इसमें क्या करी गई है, पेशकश की गई है सेवाओं की। तो यानी ये सारे ही ऑप्शंस इसमें आ जाएंगे, कवर कर लेगी ये योजना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में विकासात्मक परिवर्तन डैश घटित होते हैं। इससे क्या समझे आप, कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डेवलपमेंटल चेंजेस अकर, डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं किसके परिणाम स्वरूप, वृद्धि के परिणाम स्वरूप, या फिर पर्यावरण के साथ बच्चे की परस्पर क्रिया के माध्यम से। कि बच्चे में जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो वृद्धि होती है बच्चे की इसलिए होते हैं, या फिर जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, उसके फलस्वरूप होते हैं। आप बताइए, क्या आपको क्या लगता है? तो देखिए, जाहिर सी बात है, बच्चे का विकास हो रहा है तो वृद्धि तो उसमें होगी ही होगी, वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी विकास होगा, और साथ ही साथ उसकी जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके एनवायरनमेंट के साथ, वो भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यानी हम कहते हैं ना कि डेवलपमेंट किस किस का गुणात्मक, उसकी ग्रोथ और उसके एनवायरनमेंट दोनों का ही क्या है, गुणनफल है। वृद्धि और एनवायरनमेंट दोनों का ही गुणनफल है उसका विकास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चिल्ड्रंस माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? पियाजे ने, मार्गरेट डोनाल्डसन ने, या कैरी ने, या फिर सीगल ने? जल्दी से बताइए, आपको क्या इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो बिल्कुल आप जान लीजिएगा अभी मेरे साथ। देखिए, ये पुस्तक चिल्ड्रंस माइंडेड्स ये लिखी है कैरी ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर याद रहेगा आगे से। ठीक है, सॉरी गाइस, कैरी ने नहीं, मार्गरेट डोनाल्डसन ने ये पुस्तक लिखी है।
मार्गरेट डोनाल्डसन ने और भी कई सारी पुस्तकों पर काम किया गया है, जैसे ए स्टडी ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग, है ना, ह्यूमन माइंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, मार्गरेट डोनाल्डसन, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको अब इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मैं एक साथ ज्यादा क्वेश्चंस को इन क्लासेस में इसलिए नहीं ले रही हूँ ताकि आपका एक थोड़ा सा क्लास के साथ कनेक्शन बन जाए, तो फिर हम धीरे धीरे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी जो है इसमें बढ़ा देंगे, है ना। पहले आप इससे एक बार अच्छे से रिलेट हो जाओ, आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाए, तो और आपको थोड़ी आदत भी पड़े कि भाई इस समय मुझे ये क्लास लेनी ही लेनी है, मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो आपको अभी से लगना होगा। और मैं जानती हूँ कि जब हम नई चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, बोरियत महसूस होती है। तो प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा है कि अगर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपके आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने पहले प्रीवियस पेपर कराना आपको शुरू किया है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई पढ़ना कितना पड़ेगा और कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश को रेखांकित करने वाले गतिक सिद्धांतों का अभिलक्षण विकासात्मक व्याख्या के मूलभूत महत्व कहा किसको कहा है? ठीक है, यहां पर पूछा है कि डायनेमिक प्रिंसिपल दैट अंडरलाइन डैश आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंटल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस भी है। सो गाइज, यहाँ पर अगर विकासात्मक अभिलक्षण की बात करें, विकास होता क्या है? विकास वे सारे के सारे चेंजेस है, वे सारे के सारे परिवर्तन का एक समूह है जो किसी भी व्यक्ति में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो आनुवांशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इन सभी कारकों से प्रभावित होता है, आप लोग जानते हैं। अब ऑप्शंस पर आते हैं, ऑप्शंस क्या कहने चाहते हैं? ऑप्शन ए है स्वव्यवस्थापन। स्वव्यवस्थापन, और अगर इंग्लिश में बात करें तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? ये वो प्रक्रिया है जो संदर्भित करती है कि जिसके द्वारा व्यक्ति बाहरी हस्तक्षेप या निर्देश के बजाय आपस में अंतः क्रिया द्वारा वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए अपने व्यवहार को व्यवस्थित करते हैं, अपने स्वयं के व्यवहार को व्यवस्थित करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? स्वव्यवस्थापन कहते हैं। ठीक है, और स्वव्यवस्थापन को ही रेखांकित करने वाले गतिक सिद्धांतों का अभिलक्षण विकासात्मक व्याख्या में मूलभूत महत्व जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, स्वयं व्यवस्थापन को ही यहाँ पर क्या कहा गया है? गतिक सिद्धांतों का अभिलक्षण विकासात्मक व्याख्या का मूल महत्व कहा गया है। लेकिन किसी भी जटिलता को कम करने से या जटिलता को कम करने से किसी व्यक्ति के विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही इसका कोई संबंध है, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो जटिलता को कम करने से इस पर कोई विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है आंसर को, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल एक। तो बिल्कुल यही हमारा सही आंसर भी है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारी आज की क्लास, यहीं तक हम रखने वाले हैं। ठीक है, आगे की क्लास को कल शुरू करेंगे। कल की क्लास में सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगी और आपको जरूर देखना है क्लास को। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।